नेक्स्ट टॉपिक है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट का क्या मतलब हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट के आने के बाद यहाँ पर 1784 में पारित किया गया। इसमें जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है, जो 1781 में हुआ। लेकिन 1700 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधन अधिनियम 1781 में पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में अस्तित्व में आया। इसका मेन क्या विशेषताएं थी? इसने कंपनियों के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया। दूसरा, इसने इस द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ किया। इसने यह शक्ति दी गई कि ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधिग्रहण एवं नियंत्रण करे। इस प्रकार इसे ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। अगला है 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1786 में इसकी दो शर्तें थी। एक तो उसने कहा कि उसके जो विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार हो, और दूसरा, उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। उसके बाद आया चार्टर एक्ट 1793। इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिलों के निर्णय के ऊपर अधिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरल एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों तक विस्तारित कर दिया। और उसने भारत के व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया। और इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उन कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया जाए। उसके बाद आया चार्टर कानून 1813। इसने क्या किया? इसने जो एकाधिकार दिए गए थे उसको समाप्त कर दिया, और उसके बाद उसने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को बहाल कर दिया। और इसने ईसाई मशीनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की। इसमें पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, और जो लोग टैक्स नहीं देंगे उनको दंड भी दिया जाएगा। 1833 का चार्टर अधिनियम, इसमें पहली बार ऐसी सरकार का निर्णय किया गया जिसमें ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का पूर्ण नियंत्रण हो। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। इसमें सिविल सेवकों की चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया 1833 में। लेकिन 1854 में सिविल सेवा के संबंध में मैकॉले समिति की नियुक्ति की गई। इसमें सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया गया 1853 के चार्टर अधिनियम में, और 1833 में ये इसमें स्टार्टिंग हुई थी, अभी विचार रखा गया था। और इसके बाद इसमें पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। नेक्स्ट है 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इसको सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। और इसमें 1858 में लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत का प्रथम वायसराय बने थे। इसमें 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। 1861 भारत परिषद अधिनियम बना। इसमें रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कमियां थी उनमें सुधार किया गया। और 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इसमें चुनाव के बारे में सोचा गया, चुनाव का प्रावधान किया गया। और 1909 का भारत शासन परिषद अधिनियम बना। इसमें मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। क्योंकि मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य भी बनाया गया। इसमें मेन बात ये थी कि मुसलमानों के लिए अलग से चुनाव हो, इसलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के रूप में भी जाना गया। भारत शासन अधिनियम 1919 में यह पहली बार घोषित किया गया कि उसका
किया गया कि भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो। और इस वक्त यहाँ चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इसमें पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इसमें लोकसभा राज्यसभा का गठन हुआ। ये हुआ 1919 के अधिनियम में। और दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाए। फिर आया साइमन आयोग 1927 में। भारत में साइमन आयोग आया। उसमें 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग की गठन की घोषणा की गई। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। सांप्रदायिक अवार्ड ब्रिटिश रेमज मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। इसमें दलितों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई, जिससे कि गांधी जी बहुत व्यथित हुए और उन्होंने दोबारा से पूना पैक्ट आरंभ कर दिया। इसको बोलते हैं पूना पैक्ट, पूना समझौता। भारत शासन अधिनियम 1935 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 3 सूचियाँ बनी। संघ, राज्य और समवर्ती सूचियाँ बनाई गई। इसमें द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया गया और इसमें आरबीआई की स्थापना की गई। कैग, आरबीआई, द्वैध शासन, ये सारी चीज़ें न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना की गई। इसमें 1937 में संघीय न्यायालय की भी स्थापना हुई। फिर उसके बाद आया भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त किया जाए। 30 जून को किया जाए, इसने घोषणा कर दी। तो उस वक्त जो भारत के जो वायसराय बने वो माउंटबेटन बने। माउंटबेटन, इसलिए इसको माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है, क्योंकि 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की घोषणा की पेशकश की। तो उस वक्त जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, तो उस वक्त 15 अगस्त 1947 को भारत में जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू थे और भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल बने वो माउंटबेटन बने।